हेलो एवरीवन। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 131 टॉक्स अबाउट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कोड। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का क्या मतलब है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिस्प्यूट है, तो आप वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाएं, फिर लोअर कोर्ट से आप अपील में जाएं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई डिस्प्यूट है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये है मतलब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का लिटरली मीनिंग यही होता है कि ऐसा कोई भी कोर्ट जहाँ पे आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अपना सूट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल। अब इसमें क्या लिखा है कि कब कब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगी। तो ए पार्ट बोलता है जब डिस्प्यूट किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और हमारी कोई भी स्टेट्स के या स्टेट के बीच में। बी पार्ट बोलता है जब डिस्प्यूट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस में एक और स्टेट उनके साथ है, वन और मोर स्टेट्स, और प्लस में दूसरी साइड पे कौन है, किसके साथ डिस्प्यूट है, कुछ एक स्टेट के साथ है, ये एक से ज़्यादा स्टेट के साथ है। सी क्या बोलता है? सी पार्ट बोलता है कि अगर जो डिस्प्यूट है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में। अब जो डिस्प्यूट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिस्प्यूट है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, या फिर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इस लॉ का मतलब क्या होगा, मतलब इस प्रोविजन का क्या मतलब होगा। हमें दिक्कत क्या आ रही है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ में दिक्कत आ रही है या फिर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ में दिक्कत आ रही है। उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ। या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो ट्रूथ है वो फैक्ट या नहीं है। तो ऐसे जो कोई भी डिस्प्यूट होंगे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ जो है वो इन्वॉल्व होना होगा। अब इसका अगर आप प्रोवाइजो देखें तो प्रोवाइजो में ये है कि अगर हमने कोई भी ट्रीटी या फिर कोई भी हम एग्रीमेंट में आए थे, पर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले, यानी कि कब 26 जनवरी 1950 से पहले हमने कोई भी एग्रीमेंट या ट्रीटी बनाया था, तो उस पर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं एप्लीकेबल होगी। या फिर अगर हमने जो ट्रीटी है वो बनाई थी और उसके अंदर हमने एक्सप्रेसली लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है ना, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, तो उस केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऐसे मैटर्स में, अगर ये ए बी और सी के जो मैटर्स है वो भी इन्वॉल्व है, तब भी एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर हमने एग्रीमेंट या कोई भी कोवेनेंट है, ट्रीटी, उसमें साफ साफ लिख दिया कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सक्लूडेड रहेगी, या फिर वो एक एग्रीमेंट या कोवेनेंट ऐसा है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ तो उससे पहले हमने बनाया था। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आर्टिकल 262 जो होता है वो वाटर डिस्प्यूट्स की बात करता है। तो पार्लियामेंट उसमें साफ साफ बोल देता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन होगी ना, वो एक्सक्लूड रहेगी अगर जो स्टेट्स हैं उनमें झगड़ा होता है कोई वाटर डिस्प्यूट के बारे में, या मतलब वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पे झगड़ा होता है स्टेट्स के बीच में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो एक्सक्लूडेड रहेगी उस केस में। इसके अलावा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पूरा प्रोवाइजो यही था। अब आर्टिकल 132 क्या क्लॉज वन बोलता है, सपोज हाई कोर्ट में कोई भी हमारा केस गया और हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दी, कोई डिग्री दी या कोई फाइनल ऑर्डर दिया जिससे वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपील में। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 134 ए, ये बोल के कि जो केस है ना वो एक ऐसा केस है जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोई भी प्रोविजन है वो कैसे इंटरप्रेट होगा। यानी कि इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटैंशियल यानी कि कोई इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही नहीं कि छोटा मोटा सा क्वेश्चन है, तब नहीं। और ये जो है ना पार्ट इन द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134 ए, तो 134 ए हमने इंसर्ट किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये पूरा अच्छे से प्रोसीजर बताते हैं कि कैसा सर्टिफिकेट होगा, क्या नहीं होगा। उससे पहले सिर्फ लिखा था इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, तो ये बहुत ही वेग टर्म थी। हाई कोर्ट को सर्टिफाई तो तब भी करना था, बट ये बहुत ज़्यादा इसमें वेगनेस थी, तो इसको थोड़ा अच्छे से और प्रॉपर प्रोसीजर बनाने के लिए आर्टिकल 134 ए ऐड किया गया। क्लॉज थर्ड भी यही बोलता है कि जो भी पार्टी टू द डिस्प्यूट है उसको लग रहा है कि कोई भी मेरा जो केस है उसमें एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है, तो ही और शी कैन फाइल एन अपील टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है फाइनल ऑर्डर का क्या मतलब है। तो फाइनल ऑर्डर मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जो आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को फाइनली डिसाइड कर दे, यानी कि इस मैनर में डिसाइड करें कि आप अब उस पर कोई भी प्रोसीडिंग एक्स्ट्रा नहीं होगी, बस डिसाइड हो गए आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, बस वो बात खत्म हो गई, उस पर कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। तो उसको जो है हम एक फाइनल ऑर्डर कह सकते हैं। तो क्योंकि ऊपर लिखा है कि यहाँ पे आप किसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, जजमेंट, डिक्री या फिर कोई भी फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट के अगेंस्ट यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो सिविल प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है या फिर कोई भी अदर प्रोसीडिंग है।
आर्टिकल 133 का क्लॉज 1 क्या बात करता है कि अपील कैन लाई टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब, अगेंस्ट कोई भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, बट कब, सिर्फ एक सिविल प्रोसीडिंग में। यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेसली मेंशन है कि एक सिविल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। बट अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 132 में सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है, कोई भी अदर प्रोसीडिंग हो सकती है। और हाई कोर्ट ने इसमें सर्टिफाई कर दिया अंडर आर्टिकल 134A कि ये जो हमारे सामने जो केस था ना, उसके अंदर एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व था। यानी कि सब्सटैंशियल यानी कि कोई इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा नहीं कि छोटा मोटा ट्रिवियल सा मैटर था। क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है। ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस यानी कि जो लार्ज सेक्शन ऑफ पब्लिक है ना, वो उससे इफेक्ट होगी। सिर्फ जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है ना, दे आर नॉट ओनली द वंस दैट आर इफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, but a larger section of the public will be affected by this particular question. एंड बी पार्ट क्या है, और हाई कोर्ट को लगता है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना चाहिए। देन क्लॉज 2 बोलता है कि जो पार्टी है जो अपील कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, वो एक ग्राउंड ये भी ले सकती है कि जो हाई कोर्ट है ना, उन्होंने सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन गलत डिसाइड किए। तो अगर आप देखेंगे जैसे कि 133 क्लॉज 1 में सिर्फ ये दो ग्राउंड्स थे, ठीक है, बट क्लॉज 2 में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि जो एक 132 जो हमने इतना पढ़ा ऊपर, उसमें जैसे ये जो ग्राउंड मेंशन किया था ना, कि अगर जो केस है उसमें एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर इन्वॉल्व होता है, तो ही फिर सुप्रीम कोर्ट के पास हम अपील कर सकते हैं किसी भी सिविल में, क्रिमिनल या अदर प्रोसीडिंग में। बट आर्टिकल 133 क्लॉज 2 में स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि एक ऐसा भी ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि जो हाई कोर्ट है उसने कोई भी एक मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गलत किया है, तो फिर यू कैन ऑल्सो अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड एज वेल। देन क्लॉज थर्ड क्या बोलता है, क्लॉज थर्ड बोलता है कि अपील टू द सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तभी आएगी जब डिवीजन बेंच या फिर 2 और more जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ने कोई केस डिसाइड किया, कोई जजमेंट दिए, डिक्री दी है, फाइनल ऑर्डर दिए। अगर सिर्फ सिंगल जज बेंच ने दिए तो फिर उसके बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। उसके बाद जैसे कि अगर कोई सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट देती है, उसके बाद डिवीजन बेंच के पास जाती है। तो इसलिए अगर किसी सिंगल जज बेंच ने ऑफ द हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास यू कैन नॉट गो। बट आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पार्लियामेंट ने इससे कॉन्ट्री कोई लॉ बनाया, मतलब पार्लियामेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि येस, अगर सिंगल जज बेंच ने भी डिसाइड कर दिया है पर तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, तो फिर आप जाएंगे। बट अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है और अगर सिंगल जज बेंच ने कुछ भी डिसाइड किया है, तो यू कैन नॉट गो डायरेक्टली इन अपील टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसके पहले आपको सिंगल जज बेंच से डिवीजन बेंच के पास जाना पड़ेगा और ऐसे ऐसे करके तब आप अपील में जा सकते हैं, वरना। अब आर्टिकल 134 क्या बोल रहा है, इसका क्लॉज 1 बोलता है कि एक अपील लाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जजमेंट से, सेंटेंस से या फाइनल ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने पास किए क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। अब आपको याद रखना है टॉक्स अबाउट क्रिमिनल प्रोसीडिंग। 133 किसके बारे में बात करता है, सिविल प्रोसीडिंग। एंड 132 किसके बारे में बात करता है, सबके बारे में, सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अदर प्रोसीडिंग। तो 134 में हो गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया है, फाइनल ऑर्डर, सेंटेंस दिया है और हम उसके जो अगेंस्ट है हम अपील करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बट उसमें से इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यानी कि क्या है, ए पार्ट क्या है कि मान लीजिए लोअर कोर्ट था, उसने एक्विटल दे दिया एक्यूज पर्सन को, पर फिर हमने अपील फाइल किया एंड हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो एक्विटल है उसको ओवरटर्न किया और जो एक्यूज पर्सन था उसको डेथ सेंटेंस दे दी। या फिर बी पार्ट क्या बोल रहा है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट था, यानी कि जो हाई कोर्ट से जो उसकी हायरार्की में जो उससे नीचे कोर्ट था ना, उन्होंने उनके पास कोई केस पेंडिंग था, तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि सबॉर्डिनेट कोर्ट से वो केस ले लिया और खुद उसका ट्रायल करने लग गए। और ट्रायल में रिजल्ट क्या हुआ कि जो एक्यूज पर्सन है ना, उसको हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी थी। या फिर सी पार्ट क्या बोलता है, जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू किया अंडर आर्टिकल 134A और हाई कोर्ट का कहना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उनको ही ये केस डिसाइड करना चाहिए, मतलब उनके पास ये अपील जानी चाहिए। प्रोवाइजो यू कैन रीड, इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। देन क्लॉज 2 सिंपली बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है कि फर्दर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स इन्हांस करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे अपील ले सकती है फ्रॉम जजमेंट, फाइनल ऑर्डर या सेंटेंस जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किए हैं किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। अब आर्टिकल 134A वॉज इंसर्टेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये जो अमेंडमेंट है ना, वो याद रख लीजिएगा आप। तो 134A क्या बोलता है, बस इसमें सिंपली बोलता है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हाई कोर्ट है ना, उसको इशू करना चाहिए सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134A। तो वो कौन कौन से थे, जैसे क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 132 में आपने पढ़ा, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 133 में भी आपने पढ़ा एंड क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 134 में भी आपने पढ़ा।
तो जो मतलब सर्टिफिकेट जब इशू करेंगे ना हाई कोर्ट, तो वो खुद से ए पार्ट क्या बोल रहा है, जो हाई कोर्ट है ना वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब उनकी खुद की डिस्क्रेशन पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो है वो सर्टिफिकेट देना है या नहीं, मतलब कि ये जो केस है वो अपील में जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या नहीं। या फिर बी पार्ट के उन्हें देना ही पड़ेगा, मतलब हाई कोर्ट को सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा कि यस दिस केस इज फिट फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर जो पार्टी टू द डिस्प्यूट थी ना, उन्होंने जजमेंट आने के बाद, मतलब जजमेंट आया या फाइनल डिक्री आई या डिक्री मतलब कुछ भी आया, जजमेंट डिक्री या फाइनल ऑर्डर या सेंटेंस पास की हाई कोर्ट ने, और उसके तुरंत बाद ही जो पार्टी टू द डिस्प्यूट थी उन्होंने एक ओरल एप्लीकेशन दी हाई कोर्ट को कि वी वांट टू गो टू द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तब जो हाई कोर्ट है वो बाउंड है कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ताकि दे कैन गो एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 135 आर्टिकल, तो आई फील दैट यू आर्टिकल 136 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्लॉज वन क्या बोलते हैं, क्लॉज वन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रेशन पे आपको अलाउ कर सकता है कि आप अपील फाइल करें किसी भी अगेंस्ट कोई भी जजमेंट है, डिक्री है, ऑर्डर है, सेंटेंस है, किसी भी कोर्ट ने दिया है या किसी भी ट्रिब्यूनल ने दिया है, किसी भी टाइप ऑफ केस में दिया है, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, अदर प्रोसीडिंग हो, या फिर कोई टैक्स का ही केस हो, मतलब किसी भी टाइप में केस में कोई भी जजमेंट, सेंटेंस कुछ भी पास किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि वो आपको अलाउ कर दें कि आप अपील फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। देन आपको समझना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इट इज़ होली बेस्ड ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप जाके ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसमें एक और अच्छी चीज़ क्या है कि जैसा हमने ऊपर पढ़ा ना कि हाई कोर्ट को सर्टिफिकेट देना पड़ता है अंडर आर्टिकल 134 है, तो इसमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रेशन पे खुद अलाउ कर सकते हैं। क्लॉज टू क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव भी ग्रांट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 136, अगर कोई भी चीज़, कोई भी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर किसने पास किया है, जो आर्म्ड फोर्सेज के जो कोर्ट्स होते हैं ना या ट्रिब्यूनल्स, अगर उन्होंने भी पास किया है तब भी आप जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्पेशल लीव टू अपील आपको अलाउ कर सकते हैं। अब जो आर्टिकल 137 है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दी है या कोई भी ऑर्डर दिया है, तो आप एक रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास, कि सुप्रीम कोर्ट एक बार दोबारा उस मैटर को देखें, जो उन्होंने जो जजमेंट के ऑर्डर दिया है ना, एक बार दोबारा देखें। बट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, ये जो रिव्यू ना, यू हैव टू फाइल दिस रिव्यू पिटिशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर। ठीक है, मतलब 30 दिन के अंदर जब जजमेंट आ गई है या फिर जो ऑर्डर आ गया है, तो उसके विद इन 30 days यू हैव टू फाइल दिस रिव्यू पिटिशन। और अब एक क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट आता है। सपोज करिए कि जो रिव्यू पिटिशन है वो डिसमिस्ड हो गई, अ, मतलब कि जो जजमेंट या फिर जो ऑर्डर था वो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने के बाद भी सेम ही लगा जैसे पहले दिया था, सही लगा, तो आप क्या कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हैं। बट ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में होती है। तो क्या है कि एक क्यूरेटिव पिटिशन होती है विच कैन बी फाइल्ड आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पिटिशन इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। एंड ये जो क्यूरेटिव पिटिशन का जो कॉन्सेप्ट था ना, इट फर्स्ट केम इन टू लाइट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा 2002। ठीक है, तो इसमें पूरा क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट आया। तो अगर आपको कोई भी जजमेंट या ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करवाना है, तो 30 days, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर दो। और अगर रिव्यू पिटिशन भी डिसमिस कर दिए, तो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हो अंडर सुप्रीम कोर्ट्स इनहेरेंट पावर्स। ठीक है, यानी कि कब इनहेरेंट पावर्स कहाँ है, अंडर आर्टिकल 142 है। ठीक है, तो उसमें आप एक क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हो, पर ये बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट और रेयरेस्ट केस में अलाउ होती है, ज़्यादातर ये अलाउ नहीं होती। और फर्स्ट केस कौन सा था जिसने ये जो क्यूरेटिव पिटिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया, तो वो था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। 138 क्या बोलता है, इसका क्लॉज वन बस यही बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ बना सकते हैं जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट को एडिशनल पावर्स और जुरिसडिक्शन दे सकता है कोई भी किसी भी मैटर पे जो स्पेसिफाइड है लिस्ट वन आपको पता है यूनियन लिस्ट होती है। देन क्लॉज टू भी आगे यही बोलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी स्पेशल एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है ताकि एडिशनल जुरिसडिक्शन एंड पावर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे पाए किसी भी मैटर पे। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो मैटर है वो लिस्ट वन से ही जुड़ा हो, वो मतलब कोई भी मैटर हो सकता है। बट इस सिचुएशन में क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना उसको एक लॉ पास करना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट के लॉ पास किए बिना यू कैन नॉट गिव सुप्रीम कोर्ट एडिशनल जुरिसडिक्शन एंड पावर्स। द पार्लियामेंट हैज टू pass the law enabling the Supreme Court to exercise such additional jurisdiction as well as powers.
आर्टिकल 139 इज ऑल्सो सिंपल। पार्लियामेंट कोई भी इनैक्ट कर सकता है लॉ जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास है ना पावर आ जाएगी कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास यू नो की पावर होती है रिट्स इशू करने की अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द ऑफ आर्टिकल अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 32, यानी कि जब भी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स होता है, एब्रिजमेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट थर्ड, आपने पढ़ा तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकते हैं रिट्स जो अलग अलग टाइप की होती है, को वारंट हो, प्रोहिबिशन, मैंडेमस एक्सेट्रा। बट पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक ऐसा लॉ इनैक्ट कर सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी ये सारी रिट्स इशू करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ वो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 32, कोई भी अदर मैटर हो, कोई भी पर्पस हो, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ये सारी जो रिट्स है वो इशू कर सकता है। बट उसके लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा। अब आर्टिकल 139 ए भी सिंपल है। क्लॉज 1 सिर्फ ये बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे या फिर हाई कोर्ट के आगे कोई भी एक ऐसा केस पेंडिंग है जिसमें सेम या सब्सटैंशली सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, सब्सटैंशली सेम यानी कि मिलता जुलता क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, और सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड है या तो खुद के डिस्क्रेशन पे या फिर एक एप्लीकेशन दी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, या फिर एप्लीकेशन किसने दी है, जो पार्टी इन्वॉल्व है ना डिस्प्यूट में, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये जो डिस्प्यूट्स है ना जो सारे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है या फिर हाई कोर्ट के आगे पेंडिंग है, उसमें एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है। तो सब्सटैंशियल यानी कि एक कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई ट्रिवियल मैटर नहीं इन्वॉल्व है, और जनरल इंपॉर्टेंस यानी कि लार्जर सेक्शन ऑफ पब्लिक को भी इफेक्ट करता है, सिर्फ जो पार्टीज डिस्प्यूट में उनको नहीं इफेक्ट करता, सिर्फ बहुत ज़्यादा एक जनरल जो पब्लिक होती है उनको इफेक्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, वो विड्रॉ कर सकते हैं जो भी केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट के आगे, और उनको अपने पास लाके खुद डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब उस पर खुद प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेंगे। एंड जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो भी क्वेश्चन इन्वॉल्व थे वो डिसाइड कर लेंगे, तो वो जो भी केस है उसको दोबारा हाई कोर्ट के पास सेंड कर देंगे, और हाई कोर्ट जो है वो फिर उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे उस पूरे केस को, जो इन अकॉर्डेंस विद जो भी जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड क्लॉज 2 सिर्फ ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई भी जो केस है या अपील है या कोई भी जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है एक हाई कोर्ट के आगे, तो उनके पास ये पावर है कि वो एक हाई कोर्ट से उसको दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। आर्टिकल 140 बहुत इजी है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 141 बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट या शेयर डिसाइसिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर कर दिया ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो बाइंडिंग है सारे कोर्ट्स पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो जो नीचे जो और सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स होते हैं वो हो, मतलब कोई भी कोर्ट होगा ना, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में, तो जो कहा है वो सब पे बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स में जो कि लोकेटेड है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 142 टॉक्स अबाउट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्लॉज 1 क्या बोलता है, क्लॉज 1 सिर्फ ये बोलता है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनके पास पावर होती है कि कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर दें ताकि वो कंप्लीट जस्टिस कर पाए जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है उनके लिए, मतलब पूरी तरीके से जैसे होता है ना उनके लिए न्याय कर पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी डिक्री या ऑर्डर ऐसा पास करें ताकि कंप्लीट जस्टिस हो इन एनी केस पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। एंड देन क्लॉज 2 ये बोलता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भी डिक्री ऑर्डर पास कर दी तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और ये बताएगी कि वो कैसे इन्फोर्स होगा, एंड इट विल बी इन्फोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर पार्लियामेंट कोई तब तक प्रोविजन नहीं बनाती है तब तक उस टाइम पीरियड के लिए जो प्रेसिडेंट है वो बताएंगे कि वो जो जजमेंट है, मतलब वो जो डिक्री है ऑर्डर है वो कैसे इन्फोर्स होगी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 143 यू मस्ट हैव हर्ड, जिसे बोलते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्लॉज 1 सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट अराइज हुआ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, और फैक्ट यानी कि एग्जिस्टेंस या ट्रूथ ऑफ द फैक्ट, ठीक है, वो मेरे सामने आ चुका है या फिर लाइकली है कि शायद फ्यूचर में आए या शायद आ सकता है, वो ऐसे वो जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ है ना वो ऐसे प्रकार का है कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो पूरी जो जनता है ना वो उसमें इंटरेस्टेड है। और तो फिर जो प्रेसिडेंट है उनको और ये भी लगता है कि मुझे इस मैटर में शायद सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रेफर कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट के पास। और जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे लिखा है मे, ठीक है, मतलब कि उनका सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन है, ठीक है। बट यही होता है कि प्रेसिडेंट ने अगर ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे कि हियरिंग उस पर करेंगे जैसे भी उनको ठीक लगता है, और फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट देंगे, अपने जो ओपिनियंस है वो प्रेसिडेंट को देंगे। बट आपको ये याद रखना है कि क्लॉज 1 में लिखा है द कोर्ट में आफ्टर सच हियरिंग एज अ थिंग्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयर ऑन। बट क्लॉज 2 जो है उसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट है
अगर उनको लगता है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है, जो मैंने आपको बताया था ना एक्सेप्शन से आर्टिकल 131 में, जैसे वाटर डिस्प्यूट है या फिर एग्रीमेंट कोवेनेंट से आपने सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो आपने एक्सक्लूड करी हुई है, या फिर कोई भी एग्रीमेंट या कोवेनेंट है यू हैव एंटर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वैसे तो वो प्रोवाइजो है, यानी कि वो एक्सेप्शन है आर्टिकल जो 131 था। बट फिर भी अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं, वो जो डिस्प्यूट है वो एक ऐसा उस पे ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो सुप्रीम कोर्ट पे president can refer the dispute and supreme court shall after such hearing as it thinks fit report to the president its opinion thereon। यहाँ पे क्या लिखा है shall, तो आपको याद रखना है कि क्लॉज 1 में मे है बट क्लॉज 2 में shall लिखा है। shall मतलब कंपल्सरी, मे का मतलब डिस्क्रेशन होता है कि देना है दो, नहीं देना तो मत दो, बट shall मतलब कि आपको देना ही है, यू आर ऑब्लाइज, यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन। देन आर्टिकल 144 आप पढ़ लीजिएगा। अब आर्टिकल 145 जो कोर्ट के बारे में बात करते हैं, क्लॉज 1 इज़ वेरी इजी, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बट क्लॉज 2 इज़ इंपॉर्टेंट। उसमें क्या है, ये जो रूल्स बनाए ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें वो फिक्स कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने बैठेंगे किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी मैटर में। जैसा आप सुनते होंगे 3 जज बेंच बैठी है, 5 जज बेंच बैठी है, और ऐसी पावर्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि सिंगल जज बेंच की कितनी पावर होगी, डिवीजन कोर्ट्स की कितनी पावर होगी। बट क्लॉज 3 इज़ वॉट मैटर्स। क्लॉज 3 बोलता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस बैठेंगे ना वो 5 होने ही चाहिए, 5 से कम नहीं हो सकते। कौन सी सिचुएशंस में? ऐसी 2 सिचुएशंस है। अगर कोई भी केस है जिसमें क्या है, इट इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या है कि जो मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 के अंदर आते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए कोई भी जो मैटर है वो रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट को, तो इन 2 सिचुएशंस में क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 बैठेंगे ही। देन प्रोवाइजो जो है वो बोलता है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपील सुन रहा है, ठीक है, किसी भी जो भी इस चैप्टर में जो भी आर्टिकल जो उस पर अपील सुन रहा है, अदर देन आर्टिकल 132 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप 132 को जैसे मैंने पढ़ाया था तो उसमें एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होता है, तो उसमें तो हमने पढ़ लिया कि जो मिनिमम है वो 5 तो बैठनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी अपील आई है किसी भी आर्टिकल के अंडर अदर देन आर्टिकल 132 और उसके अंदर लेस देन 5 जजेस बैठे हैं, बट जब वो उस मैटर में आगे प्रोसीड कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, इसमें एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, तो वो क्या करेंगे, उसको रेफर कर देंगे ऐसी बेंच को जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ जजेस एटलीस्ट 5 तो होंगे, ठीक है। देन क्लॉज 4 सिंपल बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओपन कोर्ट में जो जजमेंट डिलीवर करेंगे। देन 5th बोलते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ओपिनियन, यानी कि मान लीजिए कि 5 जज बेंच बैठी है, ठीक है, और 3 लोगों ने एक जैसा ओपिनियन दिया है, ठीक है, और जो 2 लोग हैं उन्होंने कुछ और ओपिनियन दिया है, मतलब वो जो 3 लोगों ने जो जजमेंट दी है वो 2 लोग जो बचे हैं वो उनसे सहमत नहीं है, तो 3 ज़्यादा होता है या 2, 3 ज़्यादा होता है, तो जो जजमेंट है ना वो जो 3 लोगों ने जो जो भी अपने ओपिनियंस दिए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे जो एक जैसे ओपिनियंस दिए हैं 3 जजेस ने, उसके बेसिस पे जजमेंट दी जाएगी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो जजमेंट है जस्ट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ओपिनियन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी जो 2 लोग बचे हैं ना वो अपना डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं दे सकते। डिसेंटिंग ओपिनियन यानी कि वो जो मेजोरिटी है वो उनसे सहमत नहीं है, तो अगर जस्ट बिकॉज की जो जजमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ओपिनियन, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो बाकी जो बच्चे जजेस है वो अपना डिसेंटिंग ओपिनियन जो जिससे वो क्यों सहमत नहीं है वो नहीं बोल सकते, वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, वो दे सकते हैं। देन 146 and 147 I don't think that it is very much important। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 124 से लेके 147 पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जो भी क्लॉजेज में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हमारा मेन बचा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जज बेंच केस बचा है हमारा, एंड जो एन जैक ने जिसको स्ट्रक डाउन किया था केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।